सो आ रही है क्लियर? So let's start our new chapter whose name is atomic structure. हाँ भाई, सो बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमें सारी चीजें पढ़नी है किसके बारे में, एटम्स के ही बारे में। किसके बारे में? और ये जो वर्ड था एटम, सबसे पहले किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड एटम, जिसने एटम के बारे में, ये जो एटम वर्ड है इसका नाम ही लिया था, समझ, और इसके बारे में डिस्कवरी की थी। तो अब सबसे पहले तो यही पढ़ना है, इसमें देखते हैं हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने क्या क्या बताया था एटम के बारे में, एंड क्या वो चीजें सही थी या गलत थी, वो भी अभी हम लोग इसी में देखेंगे। सबसे पहले डाल्टन ने क्या बताया था कि एटम इज अ indivisible particle of matter, or you can say कि it is a smallest particle of matter. तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर किसने बोला था? डाल्टन ने। अब हालांकि ये चीज इसकी क्या हो गई थी? गलत हो गई थी। क्यों? क्योंकि फर्दर डिस्कवर, जैसे ही एटम के बारे में पता चला था तो बहुत सारे साइंटिस्ट एक साथ एकजुट हो गए थे और सबने एटम के बारे में डीप स्टडी स्टार्ट कर दिया था। तो जब डीप स्टडी करने के बाद आफ्टर सेवरल इयर्स क्या पता चला कि एटम के पास अंदर कुछ पार्टिकल्स भी हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल से पता लगा कि भाई जो एटम, ये डाल्टन ने बोला था कि एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल, ये लाइन ही गलत है। एटम कैन बी डिविजिबल एंड इट कैन बी डिविजिबल इन 3 पार्ट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, विच इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, these are called सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। इन ऑल रिस्पेक्ट कहने का मतलब ये कि इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ शेप, इन टर्म्स ऑफ साइज, कि किसी भी एलिमेंट के अंदर का जो एटम है, क्या बोला मैंने? किसी भी एलिमेंट के अंदर का जो एटम है वो उस एलिमेंट के अंदर के सारे एटम शेप, साइज और मास में क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे, सिमिलर होंगे। हालांकि ये चीज भी गलत हो गई थी, ये लाइन भी गलत हो गई थी ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं? बताओ बताओ कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम हो, और मास नंबर क्या हो? ठीक है। अब कैसे? जैसे मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है। क्या क्या? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम H12 and tritium H13. Now look at this. Element is same, सबका एलिमेंट क्या सेम है? H, लेकिन ड्यू टू चेंज इन मास नंबर, द मास, शेप एंड साइज इज डिफरेंट।
मास नंबर के चेंज से मास तो अलग हो ही गया भाई। तो इसने इसकी सेकंड ये जो पोस्टुलेट था या जो डिस्कवरी था, जो ये लाइन बोला था डाल्टन ने, ये भी गलत हो जाता है ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद जब आया सब एटॉमिक पार्टिकल्स आया, तो सबसे पहले यही आया कि अब आते हैं ये हुआ कैसे, डिस्कवरी ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे होंगे? सबसे पहले पढ़ रहे होंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर कैथोड रेज। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, सिमिलर ही है। हालांकि कैथोड रेज की डिस्कवरी करते करते हमने इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर कर दिया था, अलग से डिस्कवरी नहीं हुई थी इलेक्ट्रॉन की, कैथोड रे डिस्कवर करने गए थे, डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज हुआ था, वहीं से हमें क्या पता चल गया था? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखते हैं कैसे पता चला था, क्या था रीजंस और एवरीथिंग। सबसे पहले डिस्कवरी के लिए क्या लिया था हमने? एक ट्यूब लिया था। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? इस ट्यूब को बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब। इसके अंदर एक वैक्यूम जंक्शन क्रिएट कर दिया गया। अब वैक्यूम 100% वैक्यूम अचीव नहीं किया गया, नियरली वैक्यूम किया गया। क्या किया गया? नियरली वैक्यूम। नियरली वैक्यूम का मतलब क्या? नियरली वैक्यूम का मतलब गैसेस तो है लेकिन बहुत ही लो प्रेशर और लो कंसंट्रेशन पे, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में गैसेस प्रेजेंट है इस ट्यूब के अंदर। ऐसा नहीं कि 100, बिल्कुल ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? नेग्लिजिबल अमाउंट में। अमाउंट ऑफ गैसेस। क्लियर है? अब इसको इस ट्यूब के अंदर दो प्लेटें रखी गई, जिसमें से पहला इसको कहते हैं हम लोग कैथोड रे, सॉरी कैथोड ट्यूब या कैथोड प्लेट, जो भी कह लो। और दूसरा क्या है? ये एनोड प्लेट, जो कि कैसा होता है? पॉजिटिव, और कैथोड प्लेट जो कि कैसा होता है? नेगेटिव। क्लियर है? अब इन दोनों प्लेटों को हम लोगों ने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। दोनों प्लेटों को बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, ये रहा नेगेटिव टर्मिनल, क्योंकि पॉजिटिव से कनेक्ट है तो एनोड से, और जैसे कैथोड से है तो नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? अब क्या हुआ? इसमें हम लोगों ने क्या किया? वोल्टेज पास किया, बहुत ही हाई वोल्टेज। नॉर्मल वोल्टेज पास नहीं किया। कितना, कैसा किया? हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज का मतलब क्या सर? 440 वोल्ट नहीं, नियरली 10,000 वोल्ट। नियरली कितने वोल्ट का वोल्टेज पास करें हम लोग? 10,000 वोल्ट, बहुत ही हाई वोल्टेज। अब जरा देखो, एक करंट का फ्लो किधर से किधर होता है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अरे हाँ कि ना? यानी कि ये वाला जो डायरेक्शन हो जाएगा किसका होगा? करंट का। और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, तो ये वाला डायरेक्शन किसका हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का। अरे हाँ कि ना? अब यहां से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते 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 यहां तक आया, कैथोड ट्यूब तक, कैथोड प्लेट तक। अब यहां से आने के बाद जो रे है, जो इलेक्ट्रॉन है, वो अंदर किया ट्यूब के अंदर। अब क्योंकि इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, लेट्स सपोज हीलियम गैस मान लो या हाइड्रोजन गैस मान लो, लाइटर गैसेज होने चाहिए। तो जब गैसेज अंदर मिला इससे इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हुआ? अब वो अंदर की कहानी देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ये क्या है सर? ये है इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इधर, मान लो ये एक एटम है, इस एटम के अंदर ये रहा उसका न्यूक्लियस, और यहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्लियर है? अरे हाँ कि ना? उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या किया? उससे जाके टकराया। अब घर में रहने के दो लोगों की जगह है, तीसरा कोई आएगा तो एक को बाहर जाना पड़ेगा भाई, ड्यू टू रिपल्सन। तो यहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन पैदा हुआ हाई अमाउंट में। एक तो लाइटर गैसेज है तो उनका एटॉमिक नंबर भी छोटा है भाई, साइज भी छोटा है,
तो जब साइज छोटा है, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो रखेगा कहां, किसी एक को बाहर निकालना पड़ेगा ना, ड्यू टू रिपल्सन, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण यहां पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। इसको यहां समझ लो थोड़ा सा ढंग से, ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। तो जो भी गैस है, लेट्स सपोज अगर हाइड्रोजन गैस है या अगर हीलियम गैस है, तो ये क्या होता है ना, आयोनाइज हो जाता है। आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन गैसेज आयंस में कन्वर्ट कर लेते हैं अपने आप को। अब ये प्रोसेस होते रहता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन दूसरे गैसेस के एटम पे अटैक करेगा, ठीक है, फिर यहां से अटैक करके मूव करेगा, ऐसे करते करते ये कहां तक पहुंच जाता है, एनोड तक। कहां तक पहुंच जाता है, एनोड तक। तो समझ में आया इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कैसे करता है, ऐसा नहीं कि सीधे यहां से निकला यहां पहुंच गया, नहीं, ये एटम्स, गैसेस का जो एटम्स है उसके इलेक्ट्रॉन्स को आयोनाइज करते करते करते, गैसेस को आयोनाइज करते 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 ये लास्ट में कहां तक पहुंच जाता है, एनोड ट्यूब तक। क्लियर है? अरे हाँ कि ना, इसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन ऑफ गैस, जहां पे गैसेस आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्लियर है? अब आते हैं यहां पे जो मेन चीज जहां पे, अच्छा यहां पे ये देखो, यहां पे एक और चीज, दोनों तरफ, इस ट्यूब के दोनों तरफ कोटिंग रहती है फ्लोरोसेंट मटेरियल की। किसकी? फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल किसको कहते हैं भाई? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, ZnS की कोटिंग कह लो। इधर भी रहती है। इससे क्या पता, इससे पता चलता है रे का डायरेक्शन क्या है। अब इससे लाइट ग्लो करता है ना, तो अगर इधर की लाइट ग्लो करी यानी कि कैथोड से एनोड आ रहा है, और अगर इधर की लेफ्ट साइड की लाइट ग्लो करी यानी एनोड से कैथोड आ रहा है, तो लाइट इधर का ग्लो किया। तो जब इधर का लाइट ग्लो किया तो समझ में आ गया कैथोड रेज मूव्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। क्लियर है? अब आते हैं यहां पे, अभी हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। अभी इस एक्सपेरिमेंट में बहुत कुछ होगा जो कि अभी हम लोग देखेंगे। पहला प्रॉपर्टी कि कैथोड रे मूव्स फ्रॉम कैथोड ट्यूब टू एनोड ट्यूब। दूसरा, कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड। अब इसका रीजन है व्हाई कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड, इसके बहुत सारे रीजन है। पहला रीजन ध्यान से देखेंगे, व्हाई कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड, एमसीक्यूज वगैरह में पूछ सकता है कभी कभार। एमसीक्यूज मतलब जेई में, जेई 2003-2004 में लास्ट पूछा था कि व्हाई कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, 2-4 ऑप्शन दिए थे, उसमें से एक ऑप्शन करेक्ट था। पहला रीजन क्या है कैथोड रेज का नेगेटिव होने का, तो देखिए जरा पीछे आते हैं। ये कैथोड ट्यूब कैसा ट्यूब है भाई? नेगेटिव, और एनोड ट्यूब कैसा ट्यूब है? पॉजिटिव। अब मान लीजिए हमें नहीं पता कि कैथोड रेज कैसा है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इसको एक्स मान लेते हैं कि भाई नहीं पता इसका मेरा चार्ज क्या है। सामने मुझे पता है कि पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट, अगर कोई चीज अगर पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएगी यानी खुद कैसा होगा? नेगेटिव। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अरे हाँ कि ना? तो क्योंकि कैथोड प्लेट कैसा है? नेगेटिवली चार्ज, और कोई रे अगर वहां से निकलता है तो वो भी कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज। तो ये बिकॉज पहला रीजन है बिकॉज इट इज originated from cathode tube। दूसरे भी रीजंस है लेकिन वो आगे मैं, वो भी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज में ही आएंगे, तो उसको मैं आगे दिखाऊंगा। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, समझेंगे बात को। हमने क्या किया कि इस पूरे ट्यूब के चारों तरफ, ये जो कैथोड ट्यूब दिख रहा है आपको, इसके, ये ट्यूब है मान लीजिए, इसके चारों तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड या और मैग्नेटिक फील्ड की रेखा लगा दी, मतलब फील्ड लाइंस चला दी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, तो ये उसका अपर पॉइंट हो गया पॉजिटिव, ये नीचे वाला पॉइंट हो गया नेगेटिव। अब ये कैथोड रे इधर से आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव,
कैथोड रे इधर जा रहा है, तो कैथोड रे ना पॉजिटिव लाइंस की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। कैथोड रे किधर डिफ्लेक्ट कर गया? पॉजिटिव लाइंस की तरफ, यानी खुद कैसा हुआ? नेगेटिव। तो एक रीजन ये भी है जो कि मैंने बोला था, अलग से लिखा हूं, बोला था ना कि अगर कोई चीज पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाती है वो खुद कैसा होगा? नेगेटिव। और अगर कोई चीज नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाए खुद कैसा होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? तो यहां से पता चलता है कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। लेकिन हम लोग यहां पे लिखेंगे कि इट इज डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। It is deflected in magnetic and electric field lines. क्लियर है? लिखिए पहले इसको। लिख लिया इतना? ये वाला डायग्राम वगैरह बना लो जल्दी से। चलिए, हट गया, मैं साइड हट गया, देख लो, बना लो। चलो, बातचीत नहीं, इधर देखो। चौथा, इट कैन आयोनाइज द गैस। देखा अभी हम लोगों ने पीछे कि कैथोड रेज आयोनाइज द गैसेस। पांचवा, अब क्या किया गया इस एक्सपेरिमेंट में, देखिएगा ध्यान से। ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब, ये जो कैथोड ट्यूब है, इसके अंदर ना एक स्पिनर रखा गया, या पेडल, जो भी कह लें आप। ये जब यहां से कैथोड रे से ये निकल के आया ना, तो अब क्योंकि कैथोड रे तो भाई कैसे मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है कि वेव के फॉर्म में मूव कर रहा है? कैसे मूव कर रहा है ये देखने के लिए यहां पे एक एक्सपेरिमेंट के लिए स्पिनर रखा गया। कुछ देर बाद क्या दिखा, जैसे ये रे इसको पास किया तो उसके सेम साइज का इमेज उसके जस्ट पीछे बना। अब अगर सेम साइज का इमेज बना, इसका मतलब क्या कि कैथोड रेज किस में मूव कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में। कैसे मूव कर रहा है? अगर वो वेव के फॉर्म में मूव करता तो इमेज छोटा या बड़ा बनता, लेकिन सेम साइज का बना कि क्या? सेम साइज का बना। दैट्स व्हाई वी कैन से कि कैथोड रेज मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। अरे सोचो ना भाई, देखो जैसे हमारी परछाई है, ये स्ट्रेट लाइन में वेव आ रहा है क्या? हमारे पास जो रे आ रहा है लाइट का, वो क्या स्ट्रेट लाइन में आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि या तो इमेज हमारी जो परछाई हमसे बड़ी बनती है। समझ में आ रहा है? तो अगर यहां पे सेम साइज का इमेज बन रहा है, इसका मतलब ये क्या कि कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लिख लीजिएगा इसको भी, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट, सिक्स्थ पॉइंट। अब क्या हुआ, कुछ देर बाद ना ये स्पिनर रोटेट कर गया। इस रे के इस पे पड़ने के कारण ये स्पिनर क्या कर गया? रोटेट कर गया। अब भाई एक बात बताओ, इस रे के पास कुछ एक अपना मास होगा तभी तो रोटेट कर गया मेरे भाई, अदरवाइज कैसे रोटेट करता? अभी मैं एक पत्ता ला रहा हूं, यहां रख देता हूं, क्या ये लाइट करे उसको हिला पाएगा? समझ पा रहे हो? लेकिन यहां पे ये कैथोड रे स्पिनर को क्या कर दिया? रोटेट कर दिया। तो रोटेट कर दिया नहीं कि इट कैरी सम मास, एंड दैट मास इज नथिंग बट अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहीं से इसकी डिस्कवरी हुई। दैट्स व्हाई इसको यही भी बोला जाता है, डिस्कवरी ऑफ कैथोड इज आल्सो कॉल्ड एज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आ रहा है? अच्छा, इन एंशिएंट टाइम्स इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ना बोल के क्या बोलते थे? मेगाट्रॉन्स। क्या बोलते थे इलेक्ट्रॉन्स को? मेगाट्रॉन्स। लेटर इसका नाम मेगाट्रॉन से हम लोग क्या बोलने लगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो ध्यान रखिएगा इसको, इट रोटेट्स द स्पिनर। अच्छा एक चीज और, अगर इसने स्पिनर को रोटेट कर दिया यानी कि इट हैज सम मैकेनिकल एनर्जी आल्सो। अरे हाँ कि ना भाई? इट हैज सम मैकेनिकल एनर्जी आल्सो, देयरफॉर it has
some mechanical energy. It has some mechanical energy. Okay? अच्छा, इसी में it carries some mass which is nothing but mass of electron, which is nothing but mass of electron. क्लियर है? अब समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दिया हम लोगों ने कैथोड रेस की डिस्कवरी करते करते? क्लियर है ना? नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे आते हैं। 7वां, इट हैज सम पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर, क्योंकि एक थीन गोल्ड फॉइल रखा गया, किसी भी मेटल का जब थीन फॉइल रखा गया तो उस कैथोड रे उस फॉइल को क्या करते हुए चीरता हुआ गया, उसको पेनिट्रेट कर गया। दैट्स व्हाई इट हैज सम पेनिट्रेटिंग पावर आल्सो। क्लियर है? इतना समझ में आया? सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज कि इट इज नेगेटिवली चार्ज, रिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इट कैन आयोनाइज द गैस, इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ओके, उसके बाद इट रोटेट्स द स्पिनर, देयरफॉर इट हैज सम मैकेनिकल एनर्जी, इट कैरीज सम मास व्हिच इज नथिंग बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट ये भी लिख सकते हो, इट शोज पार्टिकल नेचर, कैथोड रे शोज पार्टिकल नेचर, ये भी लिख सकते हो आप लोग। अच्छा, इट हैज पेनिट्रेटिंग पावर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इट, अच्छा एक बात बताओ, कैथोड रेज क्या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है? तो बिल्कुल नहीं। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस यूज्ड। अब लोगों को लगता है सर इसमें तो गैस है, गैस तो है सर, आयोनाइज कर रहा है गैस को, तो फिर ये डिपेंड तो करेगा। नहीं, गैसेस बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट में, भाई होने भी तो चाहिए डिपेंड करने के लिए, गैसेस है ही नहीं, बहुत ही कम अमाउंट में है, तो कैसे डिपेंड कर लेगा? एक थोड़ा सा अमाउंट में तो होना चाहिए, एटलीस्ट 10-20% रहता तो समझ में आता, हाँ भाई ये डिपेंड करता है। अब 0.0001% है, तो उस पर क्या डिपेंड करेगा भाई? क्लियर है? Therefore, we say it does not depends on the nature of gas used, and it also does not depends on nature of electrodes, and it also does not depends upon nature of electrodes. nature of electrodes कहने का मतलब क्या सर? अरे भाई ये जो कैथोड प्लेट और एनोड प्लेट हम लोगों ने यूज किया, कैथोड ट्यूब और एनोड ट्यूब, इस पे डिपेंड नहीं करता है कैथोड रे। ऐसा नहीं कि बढ़िया लोगे तो ज्यादा आएगा अंदर। समझ में आया? चलो लिख लो इसको, जिसको भी लिखना हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक लास्ट पॉइंट जो हम लोग देखेंगे कैथोड के बारे में, कैथोड रे के बारे में, वो है उसका E/M रेशियो। E/M रेशियो, बातचीत नहीं, ऑफ कैथोड रेज। E/M रेशियो का मतलब क्या? चार्ज टू मास रेशियो। E/M रेशियो का मतलब क्या? चार्ज टू मास रेशियो। क्या होता है फॉर कैथोड रे? अब E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। मास होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज। एंड फॉर कैथोड रेज, इंपॉर्टेंट क्या है सर? इंपॉर्टेंट ये है कि फॉर कैथोड रेज E/M रेशियो इज कांस्टेंट। E/M रेशियो इज कांस्टेंट फॉर कैथोड रेज। तो यानी कि सर एनोड रेज के कारण में कांस्टेंट नहीं होता E/M रेशियो? बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? ड्यू टू नेचर ऑफ गैस।
अरे भाई गैस बदलेगा तो चार्ज बदलेगा, चार्ज बदलेगा मास भी बदलेगा, गैस बदलेगा, तो हाँ कि ना। दैट्स व्हाई इट वेरीज इन एनोड रेज, बट फॉर कैथोड रेज E by M रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए जल्दी से इसको, लिख लीजिएगा यहां पे कि फॉर एनोड रेज, बातचीत नहीं गाइस, यहां पे लिख लेना इंपॉर्टेंट नोट करके, फॉर एनोड रेज E by M ratio depends on nature of gas। क्लियर है एवरीवन? ओके, एनी डाउट? राइट इट डाउन फास्ट। सेम डिस्कवरी हमने एनोड रेज के साथ भी करा था, उसको कैनाल रेज भी बोलते हैं, ठीक है। एनोड ट्यूब हो जाता है सब चीज, और सब चीज उल्टा कर देंगे बस, नहीं सॉरी, सब चीज सेम ही रहेगा, बस यहां पे ये डिपेंड करने लगेगा। ये जो 8वां पॉइंट है ना कि डज नॉट डिपेंड नेचर ऑफ गैस, फॉर एनोड रेज ये क्या आ जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, क्योंकि उसमें गैसेस, वैक्यूम क्रिएट नहीं रहता, उसमें गैसेस एक गिवन अमाउंट में या एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहते हैं। सेम आयोनाइजेशन अकर करता है उसमें भी। क्लियर है? अच्छा, ये कहा जाता है कि कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड ट्यूब। एक और मिथ है, क्या मिथ है? कहा जाता है कि कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड ट्यूब। बिल्कुल सही कहा जाता है भाई, देख सकते हैं आप लोग, यहां पे देख सकते हैं कि हाँ सर कैथोड रेज आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड ट्यूब, कैथोड से निकल रहा है। तो सर ये भी कहा जाता है कि सर एनोड रेज आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड ट्यूब। ये गलत है, एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड ट्यूब। क्यों सर ऐसा? तो एक छोटी सी चीज है, एक बार देख लेते हैं, समझ लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। होता क्या है इसमें, देखो ये रहा एनोड ट्यूब, मान लो अपना, सब लोग देखेंगे ध्यान से, बातचीत नहीं। ये रहा अपना कैथोड, और ये रहा अपना एनोड। देखना सेम चीज, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इधर देखो भाई, पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सेम इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, और इधर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। समझना बात को, यहां से ट्रैवल करते 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 ये कैथोड। अच्छा, यहां पे ये जो कैथोड लेते हैं, ये जो कैथोड लेते हैं, ये जो कैथोड का प्लेट होता है, ये ऐसा वैसा नहीं, नॉर्मल कैथोड नहीं होता है, परफोरेटेड कैथोड लेते हैं। कैसा कैथोड लेते हैं? परफोरेटेड। तो डिफरेंस भी साथ साथ समझते रहना। वहां पे नॉर्मल कैथोड ट्यूब लेते थे, यहां पे कैसा लेते थे? लेते हैं परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब सर जिसमें होल्स हो, जिसमें होल्स हो। समझ में आया क्यों सर? सेम चीज समझेंगे अभी क्यों। सेम यहां पे भी ZnS की कोटिंग रहती है दोनों तरफ, फ्लोरोसेंट मटेरियल की, इधर भी और इधर भी, ताकि पता चल सके एनोड रे का डायरेक्शन क्या है। लोग बोलते थे कि सर एनोड रेज आर आल्सो, बहुत बच्चों को डाउट रहता है कि सर एनोड रेज आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड ट्यूब, बट नहीं, एनोड रेज डज नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड। क्यों सर? देखना कैसे। यहां पे इलेक्ट्रॉन आया, अब ये कैथोड आगे कर दिया भाई, इसको ट्रांसफर कर दिया। सेम चीज होगा, मान लो ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आया है, वो इलेक्ट्रॉन इस पे आके अटैक करेगा, यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, और लेट्स सपोज हीलियम है, तो हीलियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? He+ में। तो यहां पे हो गया आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन ऑफ गैस अकर हो गया, He+ में कन्वर्ट हो गया। अब देखो समझो, यहां पे अब क्या कन्वर्ट हो गया? He+, और यहां पे भी क्या है? प्लस। ये होता है रिपल्सन, क्योंकि गैसेस लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। समझ में आया? वैक्यूम तो क्रिएट नहीं है, उसमें वैक्यूम क्रिएट, अच्छा वहां पे हाई वोल्टेज होता था, यहां पे हाई वोल्टेज में नहीं कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है? अच्छा, तो यहां पे He+, यहां पे भी प्लस, तो ये क्या होता है? रिपल्सन। वापस रे की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, और लाइट इधर का नहीं, ग्लो इधर का कर रहा होता है, लेफ्ट साइड का। तो लेफ्ट साइड का ग्लो करता है, तो समझ में तो लगता है अच्छा, दैट्स व्हाई एनोड रेज आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड ट्यूब। बट एक्चुअल में होता क्या है? रिपल्सन के कारण वो अपना डायरेक्शन क्या हो जाता है? बदल लेता है, और दैट्स व्हाई ये इधर से आता है। आई बात समझ में?
लाइट इधर ग्लो होती है ड्यू टू रिपल्सन, हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये He+ बन जाता है, He+ और ये यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, एनोड ट्यूब, रिपल्सन होता है तो रे अपने डायरेक्शन को मूव कर लेंगे और लाइट इधर ग्लो करने लगती है। दैट्स व्हाई लोगों को लगता है कि अच्छा एनोड, दैट्स व्हाई एनोड रेज आर आल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड ट्यूब, बट इट्स अ मिथ, एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड ट्यूब। क्लियर है? लिख लीजिएगा इसको जल्दी से। एनोड, ये भी देख लिखना कि एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन द ट्यूब, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज में लिख लेना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। और ई बाई एफ रेशियो तो डिपेंड करता ही है। हो गया? बड़े आगे चलिए, नेक्स्ट आता है और लास्ट सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। किसने डिस्कवरी किया था? इसने मतलब न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था? जेम्स चैडविक। किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय चैडविक। हुआ क्या था, इन्होंने क्या किया था? देखो समझना बात को। इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया था। कौन सा पार्टिकल लिया था? एंड व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? डबली चार्ज हीलियम आयन। अल्फा पार्टिकल क्या होता है? डबली चार्ज हीलियम आयन। यानी क्या सर? He+2। दिस इज अल्फा पार्टिकल। अब क्या हुआ, इन्होंने अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट कर दिया। किस पे? बेरिलियम एटम पे। यहां पे लिख लो, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल ऑन बेरिलियम एटम। अब बेरिलियम पे ही क्यों बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल का इन्होंने? इसका भी रीजन है। तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम एटम पे फेंका, तो यहां से दो चीजें निकली। एक निकला कार्बन 612 और दूसरा जो पार्टिकल निकला वो निकला 01 न्यूट्रॉन, N01। आई समझ में? अब आपके मन में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सर व्हाई ही चूज ओनली अल्फा पार्टिकल? चलो अल्फा पार्टिकल तो सर समझ में आ भी गया, एक टाइम पे समझ सोच लेंगे चलो अल्फा पार्टिकल है, उस वक्त चल रहा था तो ले लिया। बेरिलियम एटम ही क्यों लिया बम्बार्डमेंट के लिए? सर ये ले लेते, लिथियम ले लेते, बोरॉन ले लेते, कुछ और ले लेते, बेरिलियम ही क्यों? समझो बात को। हीलियम का जो मास है वो है 4, एटॉमिक नंबर है 2। अब इससे बहुत ज्यादा भारी अगर एलिमेंट ले लेते तो भाई तो कुछ कर नहीं पाता हीलियम अल्फा पार्टिकल। अरे समझ में आ रहा है? मान लो हीलियम की जगह तुम मान लो बोरोन ले लो, कार्बन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, तो इनका मास तो और ज्यादा बढ़ गया ना मेरे भाई, डबल से भी ज्यादा हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया उनका मास। बोरोन का देखो 10 होता है, तो 4 दूनी 8 से भी ज्यादा, मतलब समझ रहे हो, उसके डबल से भी ज्यादा। तो इस वजह से ज्यादा हैवियर एलिमेंट ले नहीं सकते थे। तो सर एक काम करो, लाइटर ले लो।
अब लाइटर एलिमेंट्स लोगे, जैसे मान लो हीलियम के बाद क्या था, लिथियम, तो वो इतना ज्यादा हल्का है कि भाई इसको चीर के ही रख देगा। लिथियम को अल्फा पार्टिकल क्या चीर के, कुछ फायदा नहीं होगा। तो एक पार्टिकुलर एलिमेंट जो फिक्स्ड बैठा है इन पे, वो कौन सा बैठा, लिथियम के बाद और बोरोन से पहले बीच में क्या आ गया, बेरिलियम। समझ में आया? दैट्स व्हाई ही चूजेस बेरिलियम एटम फॉर द बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन फ्रॉम इट। राइट इट डाउन फास्ट। लिखे, जल्दी लिखे। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, वो हमें पढ़ना नहीं है, डिलीट हो चुका है। उसमें हम लोग अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का देखेंगे मास, कि अल्फा और बीटा में मास किसका ज्यादा होता है, चार्ज किसका ज्यादा होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, ठीक है, पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होता है तीनों में से, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल्स और गामा पार्टिकल्स में से। वो हालांकि वो टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो दैट्स वाई उसको हम लोग अभी स्किप करेंगे फ्रॉम द सिलेबस, फ्रॉम आवर सिलेबस वो टॉपिक डिलीट हो चुका है। बट अगर आपको एज यूजुअल जानना हो कि अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स में से किसका ज्यादा होता है, देखो अल्फा और बीटा में से जो चार्ज है, मैं ऐसे नॉर्मली बता देता हूं, ये हालांकि बस एक छोटा सा रेडियो एक्टिविटी, कहते हैं ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है भाई, समझ में आ रहा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट समय के साथ चमक घटते जाता है उसका, या फिर जो है, समझ में आ रहा है? उसी टाइप के एलिमेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। देखो इधर, तो जो चार्ज है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ज्यादा होता है किससे, बीटा पार्टिकल से। समझ आ रहा है? अल्फा पार्टिकल का चार्ज ज्यादा होता है किससे, बीटा पार्टिकल का। मास की अगर मैं बात करूं, मास में भी अल्फा पार्टिकल ज्यादा होता है किससे, बीटा पार्टिकल से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पेनिट्रेटिंग पावर की, पेनिट्रेटिंग पावर मतलब समझ रहे हो, जो फॉइल्स में ज्यादा पेनिट्रेट कौन कर पाएगा, और ये कंपैरिजन मैं तीनों पे कर रहा हूं, अल्फा बीटा और गामा पे। अब जाहिर सी बात है, समझो इस बात को, किसका पेनिट्रेटिंग पावर, जरा लॉजिकली सोचो, पेनिट्रेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा, और मास भी सबसे ज्यादा किसका होता है, जो ज्यादा हैवियर होगा, और हैवियर सबसे ज्यादा होता है गामा। तो गामा, फिर आता है बीटा, फिर आता है अल्फा। ये होता है पेनिट्रेटिंग पावर का ऑर्डर, ठीक है। और एक होता है आयोनाइजेशन पावर। अब आयोनाइजेशन पावर भी देख लो, ये नॉर्मल होता है अल्फा बीटा और गामा। लिख लो इसको जल्दी से कहीं पे साइड में, जब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दो का, वहां पे तीनों है। लिख लिया क्या? ये उतना ये है नहीं हमारे सिलेबस में ना, ध्यान रखें, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा ये सब, बस एज मतलब जनरल नॉलेज के लिए याद रखना, बस कहीं का क्या पता कभी कभार काम आ गया। डन है? ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है कि इंपॉर्टेंट डेटा याद रखना है। इंपॉर्टेंट डेटा ऐसे लिख के, फॉर इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन का मास। कितना होता है बेटा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज? माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसको ग्राम में कर देंगे तो -28 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटॉन। ये आगे काम आने वाला है, दैट्स व्हाई मैं अभी यहां बता रहा हूं। प्रोटॉन का चार्ज लिख के चलिए और प्रोटॉन का मास। सिंपली बात है भाई, इसको पॉजिटिव नेगेटिव से क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है? अरे बोलो भाई। ठीक है, अब आता है प्रोटॉन का मास। बताइए 1.6 इंटू 10⁻⁻28 kg। दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन वी हैव। ओके, नेक्स्ट आते हैं न्यूट्रॉन। 675 भी लोग बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल डिजिट्स में जाओगे तो आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 1.67 लिख लो भाई, तुम कंफ्यूज भी जल्दी हो जाते हो ना। ठीक है, और बहुत सारी जगह तुमको 27 भी दिखेगा, 27 kg। न्यूट्रॉन, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का मास। तो सबको पता है चार्ज तो कितना होता है सर? 0, और मास होता है सिमिलर टू प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन का, ये क्यों मैं बता रहा हूं ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सिमिलर रहता है, बिल्कुल सेम रहता है, बस माइनर डिफरेंस रहता है, क्योंकि अभी आगे काम आने वाला है। 1.676 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये डेटा को आप लोग याद रखिएगा। राइट इट डाउन फास्ट, जल्दी लिखो, बातचीत कर रहे हो तुम लोग। चलिए नेक्स्ट रीडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। असली एटॉमिक स्ट्रक्चर यहीं से स्टार्ट हुआ बेटा। ठीक है, अभी तक सिर्फ कहानियां चल रही थी। ठीक है, अब कहानियां नहीं, हम लॉजिक्स पे भरोसा रखेंगे हम लोग। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं, सब लोग ध्यान से देखिएगा। अब हमें पता है हमारे पास तो दो ही चार्ज होता है भाई, या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या तो एक नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? अब दो चार्जेस के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में अगर मैं आपसे पूछूं पोटेंशियल एनर्जी बताइए। हाँ सर, बाहर जाके बात कर लो। पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस क्या होता है? K Q1 Q2 बाई R। क्लियर है? यहां पे समझना आप थोड़ा सा। मान लो एक केस लेते हैं हम लोग रिपल्सन का। रिपल्सन के केस में मान लो रिपल्सन केस क्या क्या हो सकता है? पॉसिबल रिपल्सन क्या? या तो जब दोनों चार्जेस क्या हो पॉजिटिव, या तो दोनों चार्जेस क्या हो नेगेटिव, तभी तो रिपल्सन आएगा मेरे भाई। और इन दोनों ही केसेस में क्या पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा? बताइएगा जरा ध्यान से, क्योंकि Q1 Q2 यहां पे भी क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पॉजिटिव ही आएगा ऑल ओवर, और माइनस इंटू माइनस भी करोगे तो ऑल ओवर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। क्या? पोटेंशियल एनर्जी। तो अब अगर ये दोनों केसेस में, रिपल्सन के केसेस में पोटेंशियल एनर्जी ऑल ओवर क्या होने वाला है?
पॉजिटिव। यानी कि अब मैं ये कह सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड किस पे करेगा, रेडियस पे। किस पे डिपेंड कर रहा है, ना कि चार्जेस पे। तो यहां से मैं इन रिपल्सन, अगर रेडियस बढ़ता है तो क्या पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल भाई मेरे, क्योंकि ये ऑल ओवर द पॉजिटिव है, तो बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ रेडियस। और अगर रेडियस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटेगा। और सिंपल, अगर रेडियस घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, अगर पोटेंशियल एनर्जी घटा तो स्टेबिलिटी क्या होगी भाई, स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी जहां पे कम वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, और यहां पे हो जाएगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। हाँ कि ना, जल्दी बताएं, क्लियर है। अब हम केस लेते हैं एक अट्रैक्शन का, बातचीत नहीं, फोकस ऑन द बोर्ड। अब अट्रैक्शन का केस क्या होगा, जब दोनों चार्जेस अपोजिट होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव नेगेटिव हो जाए। अरे यही तो होगा अट्रैक्शन के केस में। अब मेरे को ये बताओ, देखो अगर ये मैं करूं तो इस केस में जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाला है, इन केस ऑफ अट्रैक्शन पोटेंशियल एनर्जी क्या आने वाला है, देखो तो नेगेटिव ही आने वाला है। अरे हाँ कि ना, मल्टीप्लाई करोगे Q1 Q2 तो प्लस इंटू माइनस माइनस ही आएगा। तो ये अगर पूरी क्वांटिटी क्या हो गई, नेगेटिव, पूरी क्वांटिटी क्या हो गई। अब अगर मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूं इन केस ऑफ अट्रैक्शन, इन केस ऑफ अपोजिट चार्जेस, अगर रेडियस बढ़ रहा है तो समझो, अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ऑल ओवर छोटी, पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, छोटी। और बाहर क्या लगा हुआ है, नेगेटिव चार्ज, बाहर क्या लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज में, नेगेटिवली चार्ज में, मतलब नेगेटिव नंबर में जो क्वांटिटी जितनी छोटी रहे वो उतनी बड़ी कहलाती है। अरे हाँ कि ना, तो ऑल ओवर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो, बढ़ जाएगा। यानी कि इन केस ऑफ अट्रैक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल एनर्जी। इन केस ऑफ रिपल्सन रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अरे हाँ कि ना। और अगर रेडियस घटा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, घटेगी। और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी घट जाएगी, और यहां के केस में स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बड़ा, क्या सेम आ रहा है स्टेबिलिटी, अच्छा ये सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, राइट इट डाउन फास्ट। चार्जेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। एक केस और बचा है पोटेंशियल एनर्जी का, वो भी देखेंगे अभी हम लोग, लिखिए जल्दी। डन है, चलो लेट्स गो। तीसरा केस जो हमारे पास आता है, ठीक है, वो ये आता है कि इफ, ढंग से देखिएगा, इफ मान लो अगर हमें वोल्टेज V दे रखा है, क्या दे रखा है, वोल्टेज B, और अगर चार्ज Q है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये ध्यान देना है।
सिंपल सा फंडा है ना कि इफ चार्ज Q इज प्लेस्ड अंडर पोटेंशियल V, देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q इंटू V। लिख लीजिए इसको, ये होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा। चलिए, तो ये हुआ अपना थोड़ा सा हम लोगों ने बात किया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का। इसका फायदा थोड़ी देर में भी आपको समझ में आएगा कि क्यों डिस्कशन किया हम लोगों ने ये चीजें। नेक्स्ट यहां पे एक और छोटी सी चीज जो हमें समझने की जरूरत है अभी, वो ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, है ना। इजी पार्ट है, देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम में मान लो ये कोई एक एक्स एटम है, ठीक है, ये है ए और ये है बी, फिर इसको ऐसे लिखो जेड एंड एम। जेड इज व्हाट? जेड इज एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन and which is equals to number of electrons, not neutrons. Atomic number equals to number of proton and number of electrons. What is M? M is basically a mass number. M is basically a mass number. अब mass number क्या होता है? Basically a sum of neutron and proton. It is basically a sum of number of neutrons and number of protons in a particular atom. क्लियर है? तो अगर मैं मान लो, अगर इस तरीके से कोई अगर एग्जांपल है, मान लो ये रहा कार्बन 614, यहां पे लिख दिया, तो इसका Z की वैल्यू कितनी हो गई? 6, M की वैल्यू कितनी हो गई? यानी मास नंबर इसका कितना हो गया? 14। समझ में आ रहा है? कैसे सर 14? क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम कितना है? 14। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोग। और यहीं पे अगर ये मैं 12 ले लूं तो इसका मास कितना हो जाएगा? 12। क्लियर है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ दूं अगर मैं, तो वो कितने हो जाएंगे? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछ दूं, वो भी कितने हो जाएंगे? 6। क्लियर है? लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे जो हम लोग पढ़ने वाले हुए है डिफरेंट, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं एक बार। आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स क्लियर है? एलिमेंट विथ द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। एग्जांपल 612, 614। एक और बताया था मैंने हाइड्रोजन का, तीनों का तीनों देखो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। दूसरा आइसोबार्स, उल्टा हो जाएगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तीसरा एक आता है आइसोटोन्स, कोई बताना चाहेगा? सेम नंबर ऑफ, बताओ किसको कहते हैं आइसोटोन्स? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब एग्जाम्पल के लिए आप लोग ले सकते हो कार्बन 614 और ले लो ऑक्सीजन 816।
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेसिकली कैलकुलेट करिए जरा आप, कितना हो गया 14 माइनस क्या होता है बोलो 6 आएगा 6 आएगा हाँ ठीक है। एक सेकंड यार क्या बोल रहा है तुम 8 आएगा ना 14 माइनस 6 8 आएगा ना गजब ही भाई साहब। और यहां पे भी कितना आ जाएगा 8। तो बेसिकली इट हैज द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। राइट इट डाउन। क्लियर है चलो। अच्छा ये आइसोबार्स का एग्जांपल ले दिया मैंने, लिख लो भाई आइसोबार्स का भी एग्जांपल लिख लो। कार्बन 614 एंड नाइट्रोजन 714। क्लियर है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट बट सेम मास नंबर। ठीक है। नेक्स्ट होता है एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कहते हैं ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या, सेम बातचीत नहीं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेट सपोज n-3 O-2 F- and Ne. These have an atomic number of 7, 8, 9 and 10, but number of electrons 10, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, -3 के चलते, यानी 3 इलेक्ट्रॉन क्या किया इसने गेन किया तो 10, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन था 8 तो 10, इसने 1 इलेक्ट्रॉन किया तो 9 1 10 और इसका तो 10 नहीं। तो स्पेसीज which have a same number of electrons are known as isoelectronic species। क्लियर है। एक और होता है, देख लेते हैं, ये हालांकि नाम बहुत कम ही सुना होगा आप लोगों ने, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है चलो कोई नहीं आ रहा, आ जाओ अगले पेज में ही आ जाओ। अगले पेज में देख लो, इसका नाम है आइसोस्टर। क्या होता है, सुना है कभी, बताओ। बोलो बोलो। नहीं देखो इधर, कंपाउंड्स या फिर ऐसे लिख लो, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ atoms, which have a same number of electrons and same number of atoms also. For example, you can take CO2 N2O. Calculate the number of electrons here. 6 plus 8 plus 8, which is how many electrons? 16, 22. And here also 7 plus 7 plus 8, which is 22 also. So there is a same number of electron and same number of atoms also. Calculate the number of atoms here, 3, and calculate the number of atoms also, 3. Okay, write it down. These are called as isosters. पीछे वाला ओके, लिख लो जल्दी।
ओके, डन है। चलिए यहां पे एक लिखेंगे हम लोग हेडिंग, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। किया है कोशिश किसी ने जानने की है? हाँ, कितना होता है बताओ? तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन के बराबर। न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता ना मेरे भाई, तो बचा क्या? प्रोटॉन न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता नहीं, बचा प्रोटॉन। यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन इज नोन एज चार्ज ऑन न्यूक्लियस। एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या होता है सर? यानी सर चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू, डायरेक्टली इक्वल टू क्या? चार्ज ऑन न्यूक्लियस। यही होता है? नहीं होता है? देखो क्या होता है, समझो। सो चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज बेसिकली, देखो सबसे पहले समझो, मान लो कोई अगर एटम है, ये रहा उसका न्यूक्लियस, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर ऑफ एनी एटम इज इक्वल टू बेसिकली जेड, राइट और नॉट? है? ठीक है। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऐसे लिख लो, या फिर बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस भी कितना हो जाएगा? प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑन दैट एटम, जेड के बराबर। ये पढ़ा था हमने, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू डायरेक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डायरेक्टली इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑल्सो इक्वल टू जेड। अरे हाँ कि ना, समझ आ रहा है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू जेड हुआ। तो अब बताना, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? चार्ज ऑन वन प्रोटॉन विच इज बेसिकली इक्वल्स टू प्लस ई, राइट और नॉट? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, वही होता है भाई चार्ज ऑन प्रोटॉन। अरे हाँ कि ना? तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज व्हाट? एक प्रोटॉन का चार्ज है कितना? प्लस ई। और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने न्यूक्लियस में? जेड। कितने? तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? प्लस जेड। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। समझ में आया? अब इसी से डिराइव करेंगे आगे हम लोग। ओके, लिखिए जल्दी। बेसिकली आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है? कल हम लोग देखेंगे नियरेस्ट अप्रोच या नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, कि एक अल्फा पार्टिकल को लेट सपोज इंफिनिटी से फेंका जा रहा है, एक अल्फा पार्टिकल को कहां से फेंका जा रहा है? इंफिनिटी से v वेलोसिटी पे। तो वो एटम के न्यूक्लियस तक तो नहीं पहुंचेगा, जाहिर सी बात है, रिपल्सन तो होगा ही, लेकिन फिर भी कितना दूर फेंक सकता है वो, कितना दूर तक जा सकता है? तो जो डिस्टेंस बच गया, समझो, मान लो इसको, समझो बात को, मैंने ये रहा अल्फा पार्टिकल, ये फेंका गया। अल्फा पार्टिकल क्या है? डब्ल्यू चार्ज हीलियम आयन He+2, और यहां पे रखा है मैंने एटम और एटम का न्यूक्लियस है बीच में। अब अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं हम लोग, यहां से v वेलोसिटी। तो मान लो ये आया है, यहां तक आने के बाद ये रिपल्सन हो गया, यहां से स्टार्ट, इस पॉइंट से रिपल्सन हो गया। तो जैसे रिपल्सन स्टार्ट हो गया, मुड़ के वापस चला जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो ये जो डिस्टेंस बचा ना, ये दिख रहा है, ये जो डिस्टेंस बचा, इसी को क्या कहते हैं? नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। पढ़ा था ना, यहां भी पढ़ोगे। इसी को क्या कहते हैं? नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये डिस्टेंस क्या होगा, यही निकालना है हमें। क्लियर? अच्छा, मान लो कि अच्छा इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब हम लोग देखेंगे। मान लो ये जो है यहां तक ना आके कहीं बीच में रुक गया, ये पार्टिकल यहीं तक रुका, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? कहीं भी रुक सकता है ना, कोई फिक्स थोड़ी है। तो वो डिस्टेंस निकालना सीखना है। क्लियर है? इसी को क्या कहते हैं? नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल। क्लियर है?
इसको हम लोग कल देखेंगे। बेसिकली आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, मिलते हैं कल।